नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास बातचीत में। और फिर से हम लोग एक नए शख्सियत के साथ आप सबके बीच हैं और एक कुछ नई बातचीत के लिए आप सबके बहुत सारे जो अलग अलग कभी कभी संदेश आते हैं, कभी कभी कोई सुझाव आता है कि आप कोई अलग अलग विधा के अलग अलग लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें किसी एक जो कॉरपोरेट सेक्टर या स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोगों के साथ भी आप इंटरेक्ट करना शुरू करें। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ अरविंद झा सर हैं और बहुत एक डाइवर्स जर्नी के साथ सर का एक जो है पूरा का पूरा अनुभव रहा है। उसमें सबसे पहले लगभग 2007-8 के बाद से सर की लगभग 15 सालों की जो जर्नी है वो बेसिकली स्टार्टअप्स और किसी इकोसिस्टम को बिल्ड करने में, किसी नए मुहिम को बिल्ड करने में लगातार सर अपने आफ्टर प्रोफेशनल जॉब के बाद जो है सर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो सर की बातचीत हम उनके साथ जो है सुनेंगे और उनसे सुनेंगे। सबसे पहले थैंक यू आपका समय देने के लिए। और जो मेरा पहला जो आपसे एक सवाल है कि बहुत सारे लोग एक ट्रेंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिसमें जॉब करना होता है, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जाते हैं स्टडी करने के बाद। आप भी लगभग आईआईटी से निकलने के बाद आपने अमेरिकन एडोबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया, उसमें काम किया। क्या ऐसा चीज़ है जहाँ से आप अचानक से आप छोड़ के और फिर आप इन सब चीज़ों में शिफ्ट होते हैं? कौन सी ऐसी वो बात है और कौन सा ऐसा अंदर से एक इंटेंशन है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बात करने के लिए। मुझे लगता है हर आदमी के अंदर एक अलग एक तृष्णा होती है, अपनी एक सर्च होती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा स्किल किस में है, किस विधा में मुझे जाना है। तो जब मैं एडोबी में था और काफ़ी 7-8 साल का वहाँ पे काम किया, पहली बार हमने इंडिया से एक पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना दिया, पेजमेकर 7 जो बनाया, पहला टीम सेटअप किया। अच्छा। कि किसी भी विश्व स्तरीय प्रोडक्ट को यहाँ से बनाया हमने। पहली बार हमने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए टीम बनाई, अलग से टीम बनाई। पहली बार हमने यूज़र डिज़ाइन के लिए टीम पहली बार हमने ये बनाई। तो बहुत कुछ नया करने को मिला और बहुत कुछ नया किया भी। और मेरे क्लासमेट जो थे, मेरे जो बैचमेट्स थे, वो सब एक अलग इनोवेशन लेवल पे काम कर रहे थे। ओके। और आपके दिमाग में रहता है कि आप उसी ग्रुप से आते हो, उसी स्टाइल से आते हो। तो मेरा ये था कि क्योंकि उस समय मोबिलिटी बहुत ज़्यादा चल रहा था, वीडियो बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो कुछ नया बनाना चाहिए और हमारे यहाँ से बनाना चाहिए। और एडोबी में उस समय हमने ऑलमोस्ट जितने सबसे बढ़िया कैंपस के बच्चे हैं, इंजीनियर्स थे, उनको इकट्ठा किया हुआ था और बहुत हाई प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे थे वो लोग। तो उस समय क्योंकि कुछ कॉर्पोरेट पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि यूएस में जॉब्स कम हो रहे थे, जॉब्स को इंडिया में शिफ्ट किया जा रहा था, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो एक डिसीजन हुआ कि हम इंडिया में केवल जो मैच्योर प्रोडक्ट्स हैं वो करेंगे और इनोवेशन वाला काम हम यहाँ पे अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संभाल नहीं पाएंगे, वो कॉर्पोरेट राजनीति जो है उसको संभाल नहीं पाएंगे। अब वो स्थिति नहीं है। अमेरिका की पॉलिटिक्स की हाँ, अमेरिका में जो अमेरिका से जॉब्स कम हो रही थी, इंडिया में जॉब भेज जा रही थी, तो एक बैकलैश जैसा था उसके अगेंस्ट। तो फिर लगा कि नहीं, अब कॉर्पोरेट लाइफ हो गया, अब इनोवेशन लाइफ में चलते हैं, स्टार्टअप में देखते हैं। तो पहले एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, मॉनसून मल्टीमीडिया स्टार्टअप था। उसमें भी हम लोगों ने 2 साल के अंदर में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि हमें नैसकॉम का अवार्ड मिला बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद लगा कि नहीं, अपना काम करना चाहिए और नैसकॉम के साथ जुड़ के, जो उस समय बहुत ही अर्ली स्टेज था स्टार्टअप इकोसिस्टम का, उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि दिख रहा था धीरे धीरे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे जॉब क्रिएशन बंद हो रहा है। ठीक है। बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं उसमें कोई ऐसा जॉब्स होता नहीं है, या फिर स्ट्रक्चर्ड जॉब है। स्ट्रक्चर नहीं, जैसे पहले हम देखते थे कि फैक्ट्री लगी तो 4000 लोगों को जॉब मिल गई, लेकिन अब आजकल जो फैक्ट्री लगती है उसमें 30, 40, 50, 100 लोग रहते हैं केवल, क्योंकि सारा ऑटोमेशन का जमाना है। तो जॉब क्रिएशन कैसे होगा? तो जॉब क्रिएशन तो जो छोटे उद्योग हैं या स्टार्टअप है वही कर पाएंगे। हाँ। ये थीसिस थी उस समय में। और ये दिख रहा था कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज भाग रही है कि इंडिया एक अच्छा पोजीशन ले सकता है उसमें। और थोड़ा सा गुमान भी था, थोड़ा सा एरोगेंस भी था कि हम लोगों ने एडोबी में काम किया है तो हम भी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना लेंगे। हाँ, तो कोशिश करके देखते हैं, ये था। तो उसलिए अपना स्टार्टअप भी शुरू किया, एक वीडियो प्रोडक्शन के लिए, वीडियो का मैनेजमेंट के लिए। और नैसकॉम प्रोडक्ट काउंसिल में शुरू किया कि स्टार्टअप में काम करना शुरू करें। और आप सोचिए कि आज सारा प्रेस, सारा मीडिया स्टार्टअप के पीछे भागता रहता है। उस समय बहुत मुश्किल होती थी प्रेस को बुलाने में कि आप एक आर्टिकल छाप दीजिए। इस समय इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप का क्या रहता था? बहुत कमजोर था और स्टार्टअप वाले बहुत दुखी थे।
कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। स्टार्टअप शब्द जो है उस समय इमर्ज हो गया था? नहीं, स्टार्टअप में जो खेल रहे थे उनको पता था, लेकिन बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगता है बाहर की दुनिया को तो शार्क टैंक वगैरह से आजकल घर घर में स्टार्टअप की बातें हो रही हैं, पहले नहीं था। पहले हम इकोनॉमिक टाइम्स को, इंडियन एक्सप्रेस को, सबको बुलाते थे अपने पास, बिजनेस इंडिया को बुलाते थे कि प्लीज आइए देखिए कितना बढ़िया काम ये लोग कर रहे हैं। कोई नहीं देखता था। मुझे पता है कि आज की जो यूनिकॉर्न कंपनीज है आज, वो उस समय कितने परेशान थे कि कोई 5 लाख 10 लाख देने के लिए भी तैयार नहीं था कि आप अपना काम शुरू कीजिए। और ये सारा का सारा जो है ये जर्नी है पिछले 7-8 साल में, तो खैर $100 बिलियन से ज़्यादा पैसा आ गया। लेकिन पहले जो है 2007 से लेकर 2010-12 तक बहुत बड़ा स्ट्रगल का फेज़ है जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है, और उनको सैल्यूट है कि उन्होंने इंडिया के मार्केट प्लेस को समझा और उसके ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां बना दी। उस पे जो इनिशिएट करने वाले थे स्टार्टअप्स के आइडिया को, उसमें फंड लाना, या फिर वो कौन से ऐसे लोग रहे हैं, मतलब उसमें, मतलब मैं नाम नहीं समझना चाह रहा हूँ, वो लोग जो जिनके बैकग्राउंड की जर्नी, जिनका अपना, जिनकी अपनी एक जो है, उनकी जो अपनी एक लर्निंग रहती है ना, कि मैं, जैसे आपका एक डाइवर्स जर्नी था कि आप IIT से प्लस में एडोबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया, उसके अंदर काम किया, तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन था। लेकिन बाकी लोग कैसे थे? हाँ, तो पहला वेव, उसको मल्टीपल वेव्स में देख सकते हैं। जो पहला वेव था वो वेव था कि हम जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं लोग, जो मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट में काम किया जिन्होंने, या गूगल में काम किया, या याहू में काम किया, या मैंने एडोबी में काम किया, कुछ लोगों ने एप्पल में काम किया होगा, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक अपना विचार डाला। अच्छा। जैसे बैकअप की टेक्नोलॉजी के लिए विचार डाला, हमने वीडियो की टेक्नोलॉजी के लिए विचार डाला, कुछ लोगों ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का विचार डाला, कुछ लोगों ने लैपटॉप बनाने का विचार डाला, सारे टेक्नोलॉजी के विचार थे। उसके बाद वेव शिफ्ट होकर मार्केट प्लेस पे आ गया। जब अमेजोन ने दिखा दिया कि ई कॉमर्स बहुत चल सकता है, और उसके बाद फ्लिपकार्ट ने दिखा दिया कि यहाँ पे भी कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम जो है, वो जो है जो पेमेंट की प्रॉब्लम थी कार्ड से, उसको खत्म करके ट्रस्ट जो था वो आपके हाथ में दे दिया कि जब आपके पास सामान पहुंच जाए तब आप देना। तो एक मार्केट प्लेस का काम शुरू हो गया। उसके बाद तो हर तरह के मार्केट प्लेस शुरू हो गए यहाँ पे, चाहे वो पेमेंट का मार्केट प्लेस हो, चाहे वो टेक्सटाइल का मार्केट प्लेस हो, चाहे वो ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस हो, यहाँ तक कि गाय भैंस का मार्केट प्लेस शुरू। और अब जो दिखता है कि हर तरह की चीज जो है वो एक डिजिटल मार्केट प्लेस पे जा रही है, और गाँव में लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो वो सेकेंड फेज वो मार्केट प्लेस का फेज था। और उसके बाद अब फिर से शुरू हो गया कि मार्केट प्लेस और साथ में टेक्नोलॉजी। आज हम पेमेंट टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, या AI की टेक्नोलॉजी चल रही है कि उसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो ये पहले जो फर्स्ट वेव थी वो सारे जनरली एंटरप्रेन्योर जो थे वो इंजीनियरिंग, डिजिटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे। उसके बाद जो ज्यादा मार्केटिंग जो लोग समझते थे उनके बैकग्राउंड से आ रहे थे। और आजकल तो मतलब हर आदमी जो है एक स्टार्टअप करना चाहता है, सब कुछ जान रहा है और एक तरीके से अंदर से रहती है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि कॉलेज के बच्चे जो हैं फर्स्ट ईयर सेकंड वाले, वो भी अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। ज्यादा एनर्जी, और एक एनर्जी आई हुई है। वो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ये काफी बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा और बढ़ेगा, मतलब बहुत तेजी से। जैसे आपने सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे है इसमें से कि पहले के जो लोग थे वो टेक्नोलॉजी चाहे समझ को लेकर, डिजिटल जो लर्निंग इंटेलिजेंस है उसकी ज्यादा समझ होती थी। अब जो है मार्केटिंग के लोग जो है घुस रहे हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक अच्छा पुश मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। तो आपने बेसिकली जो स्टार्टअप्स के थॉट्स थे उसमें से आपने क्या क्या इनिशिएट किया जिसको लेकर आपको लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस और एक ऐसी चीज बिल्ड हुई कि और चीजें इसमें ग्रो हो नहीं सकती है? तो सबसे पहले हमने अपना स्टार्टअप किया जो कि इंटरनेट के थ्रू वीडियो एडिटिंग का काम करता था, वीडियो मैनेजमेंट का काम करता था। ऑनलाइन तो बहुत ही एडवांस स्टेट में था, यूएस के लिए भी एडवांस स्टेट में था, समझ लीजिए बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम किया 2008, 9, 10। ओके। और वो स्केल नहीं हो पाया। एक तो फाइनेंशियल उस समय में डाउन हो गया सारा, लीमन ब्रदर्स की वजह से, तो इन्वेस्टमेंट बहुत हार्ड था। हम लोग इंडिया में थे, मार्केटिंग यूएस में करना था, तो बहुत हार्ड था उस समय क्योंकि इंटरनेट इतना प्रोलिफरेशन था नहीं ज़्यादा, तो वो फेल हो गया बहुत रीजन से। लेकिन उससे जो हमने सीखा कि क्या प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे ढूंढना है, सेगमेंटेशन कैसे करना है, टारगेटिंग कैसे करना है, किसको क्या किस समय में बेच सकते हैं आप, अच्छा। और कौन किस समय में किस मार्केट में क्या चीज़ चलेगी, वो सीखा हमने। उसके बाद जो नए स्टार्टअप्स आए उनको थोड़ा सा मेंटरिंग शुरू किया। फिर एक SaaS का काम शुरू हुआ जो आजकल बहुत चल रहा है। तो 2010 के करीब में SaaS शुरू हुआ। तो SaaS में हम लोगों ने बहुत काम किया कि एक हम लोगों ने NASSCOM के थ्रू एक टीम बनाई जो कि 40-50 लोगों को बैठ के हम लोग बातें करते थे कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग आपको इंडिया में करना है लेकिन मार्केट आपका यूएस में है, तो वो कैसे होगा, स्केल कैसे होगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे। और हम लोग सब देखते थे कि सारा का सारा पैसा जो है वो मार्केटिंग कंपनी में जा रहा है। खासकर टाइगर ग्लोबल जब आया तो मेक माई ट्रिप में पैसे आ गए, फ्लिपकार्ट में पैसे आ गए, मिंत्रा में पैसे आ गए, जबोंग में पैसे आ गए। तो हमें लगता है कि मार्केट प्लेस में तो पैसा है लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाले साइड में क्यों नहीं पैसा आ रहा है। लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, SaaS वाली कंपनी जो है वो भी जो है काफ़ी अच्छा करने लग गई है 10 साल में।
तो SaaS से शुरू हुआ, फिर SaaS से धीरे धीरे बदल के उसमें आया कि सर्विसेज जो है आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ गया कि आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है। फिर कुछ कंपनियों ने एंटरप्राइज लेवल पे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, जैसे जो कंपनी में लास्ट में न्यूजन में था, उन्होंने एंटरप्राइज लेवल पे सॉफ्टवेयर बनाया और लार्ज बैंक्स को, लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज को सॉफ्टवेयर बना के उनके साथ काम करना। तो एक विधि एक तरीके से चलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। और बहुत सारा, जब जैसे पेपैल का हम देखते हैं कि पेपैल माफिया बोलते हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि पेटीएम का माफिया निकलेगा, फ्लिपकार्ट का माफिया निकलेगा। तो कुछ लोग जो है जिनका सक्सेस हो गया वो वहाँ से निकल के दूसरी कंपनी बनाएंगे, वो एक तीसरी कंपनी बनाएंगे, इकोसिस्टम बनता चला है। अभी एक चीज़ ये हुआ है, जैसे कि आपने अभी एक नई इनिशिएटिव बेसिकली मिथिला एंजल नेटवर्क करके आपने शुरू किया, लगभग 1.5-2 साल पहले शुरू किया। जो भी मतलब एक तरीके से मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूँ, जो शुरू के लोग हैं, जो बच्चे कुछ अच्छा बना भी रहे हैं या फिर फाउंडर्स जो अर्ली स्टेज में जो कुछ कर रहे हैं, उनके अंदर एक बड़ा ये है कि एनालिसिस उनको नहीं मिल पाता एग्जैक्टली कि वो किस चीज़ को बिल्ड करे, कैसे बिल्ड करे, या फिर क्या उनकी वैल्यू है, क्या उसकी ज़रूरत है। उसी टाइम में वो 3-4 साल 5 साल की जर्नी निकल जाती है और दे गेट फेल। लगभग एक डेटा था कि मतलब लगभग 18-20 हज़ार लोगों को जो है स्टार्टअप के लिए इनिशिएट करते हैं और उसमें से लगभग 300-400 लोग ही एक तरीके से कुछ बेसिक राउंड की भी फंड उठाते हैं। इस पूरे शरीर में जो 19-20 हज़ार लोग जो हैं जो स्टार्ट करते हैं, वो एक बड़ा सफ़र करते हैं, फिर करियर की तरफ मूव करते हैं। तो उनको एक डायरेक्ट जो है नहीं ट्रूथ प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मतलब अपनी चीज़ें करने। उनके साथ या तो पूरा इकोसिस्टम जो है उनको तोड़ता मरोड़ता है, चाहे एक स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो जो आपने इनिशिएटिव किया है, किस पर्पज से आपने बेसिक किया हुआ है, फिर हम उस पर आएंगे कि आपने किस तरीके से उसमें नया आया। ये मेरा पर्पस जो था थोड़ा पर्सनल था। 2019 में मैं पहली बार अपने गांव गया। मधुबनी में गांव है मेरा, और मुझे लगता है करीब 27-28 साल के बाद गया। अच्छा। और जब मैं गांव गया तो उसके पहले एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। उसमें मेरे गांव के 2 घर जो थे वो टूट गए थे, नीचे गिर गए थे, खंडहर बन गए थे। तो जब आप गांव जाते हैं, एक बचपन की याद को लेके जाते हैं, आपके मन में एक धारणा होती है, एक फोटोग्राफ होती है, एक बचपन की फोटोग्राफ होती है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है कि वो जो आपकी फोटोग्राफ थी, वो जो आपकी लाइफ का एक प्रेशियस सा एक आनंददायी मोमेंट था, वो टूट गया है। अच्छा। बिखर गया एक जैसे। तो बहुत प्रभाव किया उसने, कि लगा कि बिल्कुल शॉक लग गया, ये क्या हो गया। और हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में होके और अच्छी स्थिति में होके, सैलरी वगैरह सब अच्छा था, स्टॉक ऑप्शन अच्छा था, हम उसको बचा नहीं पाए, हम उसको कुछ बना नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए उस जगह के। और ये विचार जब 2 दिन बाहर में रहा तो एक घर का विचार, तो घर से वो आके समाज पे आ गया कि एक्चुअली मुझे लगा कि क्योंकि पिछले 30, 40, 50 साल में वहाँ पे कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, इकोनॉमी बहुत हालत खराब हो गई, सब लोग वहाँ से बाहर आके नौकरी कर रहे हैं, लेबर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बन गया। तो ऐसा लगा कि केवल मेरा घर नहीं गिरा, मेरा पूरा अस्तित्व खत्म हो गया एक तरह से, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। और उससे पहले मैं मध्य प्रदेश में था, जो कि आम आदमी पार्टी का कैंपेन मैनेज कर रहा था। मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में मैं जाके जो कर रहा हूँ वो यहाँ के लिए क्यों नहीं करना है मुझे। तो थोड़ा सा वापस आया, फिर यहाँ के जो मिथिला के लोग हैं उनसे बात की, सोचा कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ काम करें। बहुत बड़े बड़े विचार आए, बहुत सारे लोग थे, इकट्ठे थे, मुझे लगता है 40-50 लोग डिस्कशन करते थे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कुछ एक आध कंक्रीट प्रपोजल भी थे कि हम कोऑपरेटिव बना सकते हैं, एक चेंबर ऑफ कॉमर्स टाइप चीज़ बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो सारे बहुत बड़े बड़े विचार थे। और जब कोरोना हो गया तो लगा कि नहीं, इतना बड़ा काम एक अचानक कैसे कर सकते हैं, छोटा काम शायद समझ में नहीं आ रहा था। तो उस समय फिर मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं सविता जी, वो थी, उन्होंने बताया कि आप लोग इतना बड़ा काम शुरू मत क्यों करना चाहते हैं, शुरू से छोटे से शुरू करना चाहिए आपको। और उन्होंने, मुझे लगता है कि 2021 का जो उनका MLF मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल इवेंट था दरभंगा में, वहाँ पे एक स्टार्टअप के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक पैनल क्रिएट किया, उसका नाम रखा मेक डम्बर। क्लाउड चल रहा था उस समय, हम लोग बहुत क्लाउड की बात करते थे, तो मेक डम्बर शुरू किया क्लाउड के नाम से। वहाँ से समझ में आया कि नहीं, हमारा जो काम है उसको सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि एक एंजल फंड बनाते हैं, एक एंजल नेटवर्क बनाते हैं, और एंजल नेटवर्क से लोगों को हेल्प करते हैं, वहाँ से जो लोग निकल, और वहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो धीरे धीरे पहले अपने दोस्तों के साथ बात किया, 100-150 लोगों से बात किया, फिर धीरे धीरे आजकल 700-750 लोगों का नेटवर्क है, जो कि मिथिला के लोग हैं, जो बाहर काम करते हैं, चाहे विदेश में काम करते हो, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में काम करते हैं, और चाहते हैं कि हम कुछ कर पाएं।
और कोई प्लेटफॉर्म था नहीं ऐसा जहाँ से कि आप जुड़ के कुछ कर पाते हो। तो सब जुड़ गए एक साथ सारी भावनाएं जुड़ गई उनके साथ में। और ज्यादातर लोग जो थे वो 25 से 40 के लिए, जो युवा लोग थे उनका ज्यादा एनर्जी था। जो मतलब 50 के ऊपर के लोग थे वो शायद बहुत ज्यादा धोखा खा चुके हैं, बहुत ज्यादा मतलब हताश जैसे हो गए हैं या उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, मेरे जीते जी कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा हताशीन है। उनके पास बहुत ज्यादा हाँ वो नेटवर्क बना है। और जब हम लोग स्टार्टअप से बात करने लगा कि टैलेंट की कमी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिनका टैलेंट है। जो अभी हमने रोडवेज नाम की एक स्टार्टअप है जो कि वन वे टैक्सी चलाती है जी। और मेरा पर्सनल भी था कि जब मैं गया था 2019 में, तो पटना से गया था, तो पटना से जाने का 5600 किराया था मधुबनी। और वो मैंने पूछा इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि ज्यादा 200 किलोमीटर दूर होगा। बोला नहीं सर, हम 2 वे फेयर लेते हैं, मतलब आने जाने का दोनों लेते हैं। तो ठीक है, आपको देना पड़ा। और जब वापस आया तो फिर 6000 रुपया लगा। तो ये लगा कि ये गलत है, मतलब ये वन वे फेयर होना चाहिए। और जब मैं दिलखुश से मिला तो दिलखुश ऑलरेडी आगे को चला रहे थे, अच्छा चला रहे थे। दिलखुश फाउंडर है रोडवेज के। लेकिन उनका था कि नहीं, मैं इंटरसिटी ट्रैवल का रेट हाफ करके वन वे सर्विस भी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये आगे को छोड़ के मैं ये नया काम करना चाहता हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है, सबका फायदा हो जाएगा। क्योंकि हर आदमी जो एक बार घर जाता है पटना से या दरभंगा से, अभी तो दरभंगा में भी एयरपोर्ट है, टैक्सी का डबल किराया देते हुए दुख लगता है। बिल्कुल है ना। और फिर हमने उनको थोड़ा मेंटर किया, उनका थोड़ा बिजनेस ऊपर आया, तो फिर उनका प्रेजेंटेशन करवाया, सारी जो हमारी बड़ी टीम थी उनके लिए प्रेजेंटेशन करवाया। और मतलब मेरी आशा से बढ़ के लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। ऑलमोस्ट $50,000 के ऊपर का उनका भी फंड रेज क्लोज किया है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो बाकी 2 से लोग हैं उनको लग रहा है कि चलो मिथिला एंजल के नेटवर्क के नाम पे कुछ लोग तो खड़े हो गए हैं जो कि हमको सपोर्ट कर, मतलब एक पूरा अगर मेरे पास आइडिया है तो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे बताऊं, एक हम अभी शुरू कर रहे काम, एक लड़का है पटना में, उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल्स में टीचर हायरिंग के लिए अपना प्लेटफॉर्म बनाया, मार्केट प्लेस जैसा बनाया। लेकिन क्या है, 15-16 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं। और जो भी दिख रहा है कि छोटे छोटे गाँव में भी जो स्कूल है, लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, 800-1200 रुपए दे के भेजते हैं। वहाँ पे टीचर की क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्वालिटी वहाँ मिलती नहीं है। तो बाहर से वो कभी मणिपुर से, कभी असम से, कभी नागालैंड से, उड़ीसा से टीचर लेके आ रहे हैं। तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से हायरिंग करेंगे? टाइम होता था केरला सप्लाई करता था, केरला नर्स सप्लाई करता था या टीचर सप्लाई करता था। तो हम बहुत बड़ा मार्केट प्लेस दिखता है मुझे टीचर हायरिंग का। और ये ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है इस तरह का करने का। तो मुझे लगता है काफी बड़ा हो सकता है। एक मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी लड़के ही हैं, मतलब अभी पूरा पढ़ाई हुआ नहीं उनका क्या ऑब्जर्वेशन था कि उनके जो सीनियर्स थे, क्लास जो बड़े थे, उनको जॉब्स में इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हो। वो इसलिए फेल हो जा रहे हैं क्योंकि वो उनका जो सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज है या मैकेनिकल नॉलेज है या वहां तक पहुंची नहीं रही बात। वो पहले 3 क्वेश्चन में हुआ, यू प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसी में फेल हो जा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश उनकी बहुत कमजोर है एक तरह से। तो इन्होंने देखा कि कमजोर इसलिए है क्योंकि घर में, दोस्तों में, आपस में, कॉलेज में सब लोग हिंदी में बात करते हैं। और जब तक आप इंग्लिश में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश ठीक होगी नहीं। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया इंग्लिश यारी करके, जिससे कि उन्होंने लेसन वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह डाल दिए। और एक टीम बना ली है जो कि आपकी आवाज सुनेंगे, आप पढ़ो और आपको ठीक करते रहेंगे। और आप सरप्राइज हो गए कि अभी पास आउट नहीं हुए, लेकिन ऑलरेडी उनका 80,000 90,000 पर मंथ का रेवेन्यू आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसको हम बोलते हैं, कि प्रोडक्ट में वो बाइट है कि उसके लिए कोई बायर है जो पैसे देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इंग्लिश का तो हर आदमी को रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरे देश में, विदेश में, हर जगह रिक्वायरमेंट है। तो बड़ा स्केल बन सकता है इसका। वो लोग हमारे पास आए मिथिला एंजल नेटवर्क के पास कि आप हमको हेल्प कर दीजिए इस तरह से। और इस तरह के जब प्रोजेक्ट आने लगेंगे तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में आप देखेंगे कि बिहार से कोई 10 मिलियन का, 50 मिलियन का रेवेन्यू का एक कंपनी खड़ा हो जाएगा। उसके बाद तो मुझे लगता है घर घर से एंटरप्रेन्योर शुरू हो जाएंगे। अभी मतलब उस पर मैं जाऊंगा अभी उन सबके जर्नी पर। उससे पहले कि जब आपने स्टार्ट किया उस समय बहुत तरह के आपके पास, आपने बताया कोऑपरेटिव बना ले, कॉमर्स सोसाइटी बना ले, एंजल बना ले। एंजल पे आपने बताया कि अभी एक कोई फंड क्रिएट करके बहुत सारे मिथिला के रीजन के चाहे जो भी आपके एक तरीके से होंगे, मेजर क्या कंसर्न निकल के आते थे? क्योंकि एंजल तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, ठीक है, आपने अलग क्यों, आपका अलग, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आपने ऐसा थॉट बनाया तो कुछ तो आइडिया बना होगा कि मैं इन आधार पे फंड्स चाहे उन लोगों के लिए मदद करने के लिए, मैं तो डिफरेंट किस एस्पेक्ट्स में आप 2-3 डिफरेंस कैसे क्रिएट किया? 2-3 इसमें थे। एक तो मिथिला क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। मतलब हम पर कैपिटा डेटा देखें तो $500 से कम का आता है पर कैपिटा डेटा, जबकि अगर हम दिल्ली का देखें तो शायद $2,400-2,500 5 टाइम्स आता है उसका। तो इतने आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े, और क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं, कोई टैलेंट है नहीं, तो वहाँ कौन पैसे डालेगा?
आज इतने सारे वीसी फर्म्स हैं, एंजल फंड्स हैं, लेकिन वहाँ कौन डालेगा पैसे? बिल्कुल। तो ये था कि नहीं, फर्स्ट वेव में पैसा वही डालेगा जिसका एक इमोशनल लगाव होगा उस जगह से, और वही हो सकते हैं जो डायस्पोरा के लोग हो सकते हैं। और डायस्पोरा के लोग भी चिंतित थे कि हमारे यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी मोमेंट था जिसको बोलते हैं कि एक नीड थी, एक लोगों का अपना एक वो था, रुझान था, केवल एक जरूरत थी, एक टीम खड़ी हो जाए जो कि क्रेडिबल लगे, जो कि सीरियसली काम करे। तो जब हमने बात करना शुरू किया तो जो फिर से जब मैं बोलूंगा, जो सीनियर लोग थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जो हमारी टीम है, को फाउंडर की टीम है, 7-8 लोगों की हमारी टीम है इस समय मिथिला एंजल में, वो ज्यादातर आईटी से या फाइनेंस बैकग्राउंड से या लीगल बैकग्राउंड से आते हैं, और ज्यादातर यंग लोग हैं। उनको लगता है कि हम अभी चेंज कर सकते हैं, अभी हम हार मानने वाले नहीं, अभी है उनमें एनर्जी। और अभी तो खैर थोड़ा सा सक्सेस हो गया, तो अभी और एनर्जी है उनके अंदर कि हम और भी कर सकते हैं। तो पहला ये था हमारा कि नहीं, जो मैथिल डायस्पोरा है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ, जैसे समझ पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी फाइनली सब कुछ खत्म कर देगी, जो रह जाएगा वो है कम्युनिटी। तो अगर आप कम्युनिटी बना के उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपको इनेबल करती है। तो मेरा पिछले 4-5 साल से केवल फोकस है कि कम्युनिटी पे फोकस करना है, कम्युनिटी बिल्ड, और धीरे धीरे कम्युनिटी में कुछ ना कुछ निकल के अपने आप इवॉल्व होके सामने आता है। अभी मेजर चैलेंज क्या रहे हैं इसको फ्रेम करने में, इस पूरे स्ट्रक्चर को? चैलेंज है, एक तो क्या है रहे हैं आगे, तो बहुत सारे मिथिला के लोगों को अभी स्टार्टअप के बारे में पूरा ठीक से पता नहीं है, मतलब इस पूरे थॉट्स के बारे में। हाँ, उसका जो रिस्क है कि स्टार्टअप में, जैसे आप बोले कि भाई अगर आप 10 स्टार्टअप में पैसे डाल रहे हो सकता है एक बहुत सक्सेसफुल हो, एक एवरेज सक्सेसफुल हो, 2-3 फेल हो जाए, 2-3 एवरेज हो जाए, ये रिस्क उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम देखें अभी, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, आप फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, आप 6% 7% आपका रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा। उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपका नेट रिटर्न शायद 3.5-4% आता है, और इन्फ्लेशन चल रहा है 8-9-10%, तो आपका नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। तो आप उस पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं? वो एक स्टार्टअप में अगर हम देखें कि जहां स्टार्टअप ग्रो करता है वहां पे 20% 25% रिटर्न आराम से मिल जाता है। एवरेज आउट कर लें, हम सारे फेलियर्स को देख लें, जो वीसी का बिजनेस चल रहा है उसका भी रिटर्न बहुत अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप ढंग से करें तो आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल जाए, लेकिन साथ साथ आपके मन में एक शांति मिलेगी कि आपने अपने क्षेत्र के लिए, बच्चों के लिए कुछ किया और जॉब्स क्रिएट की। जैसे आज हम अगर देखें कि रोडवेज के पास 1800 करीब गाड़ियां हैं। अच्छा, तो जॉब्स हैं, 1800 लोग तो ड्राइव करने के लिए। और अभी मैं बिहार गया था, सरकार ने बुलाया था, एक बिहार कनेक्ट करके इवेंट के लिए बुलाया था, इनविटेशन दिया था। वहाँ पे 40 स्टार्टअप्स ने मतलब प्रेजेंट किया। हर स्टार्टअप 15 से 20 लोगों को हायर किए बैठा है, तो मतलब 1000 लोगों का जॉब्स तो क्रिएट किया गया है। और अगर हम देखें पिछले 10 साल में जॉब्स इंडिया में किसने क्रिएट किए? पेटीएम ने क्रिएट किए, फ्लिपकार्ट ने क्रिएट किए, जोमेटो ने क्रिएट किए। तो जॉब्स किसने क्रिएट किए? तो स्टार्टअप डेफिनेटली जॉब्स क्रिएट कर रही है देश के लिए, और हर डाइवर्स तरह के। तो अगर हम मिथिला के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे और मिथिला में जॉब्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो ये जो माइग्रेशन का हल्ला होता रहता है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो है एक थ्योरेटिकल पार्ट है, एकेडमिक पार्ट है, लेकिन अगर हम रोक दें वहीं पे कि वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रिएट कर दें तो हो सकता है फायदा हो जाए। अभी जो है आपके पास वहाँ के जो बच्चे हैं चाहे उस रीजन के, वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं और किस किस तरह के मेजर आइडिया आ रहे हैं? मतलब क्योंकि एक दिल्ली के स्टार्टअप्स फाउंडर्स और जो वो अलग निकल के आते हैं और एक उस रेंज से, उस जगह से आ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है? कनेक्शन तो अभी फिलहाल ज्यादातर हमारा फोकस अभी सोशल मीडिया पे ही है, और थोड़ा बहुत ईमेल भी हम करते रहते हैं, लिंक्डइन के थ्रू हम ढूंढते रहते हैं लोगों को, और थोड़ा बहुत मीडिया ने जो साथ दिया है, जो कि थोड़ा बहुत न्यूज़ आती है, तो उससे भी प्रभावित होकर लोग आते हैं हमारे पास। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो आइडिया इस समय मिथिला से या बिहार से आ रहे हैं, वो एक तरह से कॉपी हैं जो कि नेशनल लेवल पे ऑलरेडी चल रहे थे। अच्छा, लेकिन सेम चीज 10 साल पहले होती थी, नेशनल पे जो आइडियाज आते थे वो यूएस में जो आइडियाज थे उसका कॉपी पेस्ट होता था। उसके बाद जैसे जैसे ये मैच्योर हुआ सिस्टम, रिवर्स माइग्रेट कर रहा है, आइडिया हमेशा रिवर्स माइग्रेट करता है। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे उसको लोग बदल देते हैं। जैसे हम पढ़ते थे, वो बोलते थे कि जब टीवी शुरू हुआ तो टीवी रेडियो जैसा था, बाद में किसी को समझ में आया कि ये तो नया मीडियम है, टीवी में हम अलग काम कर सकते हैं। पहले जैसे बिठा के रेडियो में इंटरव्यू लेते थे वैसे लेते थे, तो पहले के जो 10 साल के हैं टीवी के, वो रेडियो जैसे दिखते हैं, उसके बाद टीवी जैसा दिखता है, और आजकल तो बिल्कुल नए सिस्टम में चला गया। तो उस तरह से इंडिया के लेवल के स्टार्टअप्स ने पहले उसको एब्जॉर्ब किया, फिर उसको म्यूटेट किया, चेंज किया, फिर इंडिया स्पेसिफिक आइडियाज निकल के आए। अब मुझे लगा है कि वो बिहार में जो है दिख रहा है मुझे कि अब वो धीरे धीरे जो है पहले फर्स्ट फेज में कॉपी पेस्ट होगा, और उसके बाद जो है म्यूटेशन होना शुरू होगा। जैसे ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला आइडिया है
ये उसको अपने पेन पॉइंट से नजर आया कि भाई मतलब जब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो हम इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो वो एक बिहार का अपना एक माटी से निकला हुआ एक तरह का वो है, या जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उसका मुझे लगता है, या जो लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है, तो एजुकेशन में बहुत सारा काम है, या जो देख रहे हैं कि जो फार्मेसी के जो चेन्स हैं, जैसे एक बिगो हेल्थ करके एक स्टार्टअप है जिसको हम हेल्प कर रहे हैं इस समय में, फार्मेसी के चेन में जो है, अगर फार्मेसी एक आदमी अगर मान लो दरभंगा जाता है गांव से एक डॉक्टर से मिलने के लिए, तो एक पूरा दिन उसका खराब हो जाता है। ठीक बात है। और जब वो जाता है तो वहाँ पे उसको 20 लोगों की लाइन आगे समझ में आती है, बिल्कुल टाइम प्लस में। तो अपॉइंटमेंट तो बहुत सिंपल है, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा उसको? तो उन्होंने क्या किया, आप फार्मेसी अपने गांव के फार्मेसी में जाओ, वहाँ से एक अपॉइंटमेंट बुक करो और अपॉइंटमेंट बुक करके टोकन लेके आप चले जाओ, वहाँ पे आपको आपका वेट टाइम कम हो जाएगा, तो हो सकता है आपका टाइम बच जाए। अच्छा। और अगर इतना जरूरी नहीं है तो आप हो सकता है वीडियो में कंसल्टेशन कर लो डॉक्टर से, आप वहीं से घर बैठे काम हो जाएगा। वो आपको डॉक्टर दवाई दे देंगे, आप वहाँ से दवाई लेना, टेस्ट करा लेना। ये जो हेल्थ के ऊपर इकोसिस्टम का काम चल रहा है, क्योंकि जब सरकार फेल हो जाती है और प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल फेल है, जहाँ पे सरकार बहुत डेफिशिएंट है, वहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है काफी अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें कि सोशल इम्पैक्ट भी होगा और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, दोनों इम्पैक्ट एक साथ नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। मुझे लगता है मतलब वहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो है उसी के इर्द गिर्द जो है फर्स्ट फेज कॉपी पेस्ट का है। मतलब बहुत सारे दिख रहा है कॉपी पेस्ट आइडियाज, लेकिन कुछ कुछ आइडियाज जो है ग्रीन शूट्स बोल सकते हैं, धीरे धीरे घास जैसे, कि वो एक ओरिजिनल आइडिया जो कि वहाँ की लोकल आइडिया है उसको लेकर आ रहे हैं। वो भी आप क्या क्राइटेरिया रखते हैं लोगों को पहले राउंड में किसी चीज को पुश देने में, फाइंड करने में? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए समय है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका क्या पैशन है, उसका कितना विचार है उसके अंदर काम करने का, मेहनत करने का, और वो किस लिए कर रहा है। क्या वो बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या इससे बहुत एक इकोनॉमिक जनरेशन होगा, या सोशल चेंज होगा, या जिसको बोलते हैं जॉब क्रिएशन होगा। तो फिलहाल हमारा फोकस उस पे है, उन आइडियाज पे है, जिससे कि जॉब क्रिएशन का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, या इसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। तो जैसे टैक्सी का आइडिया, वहाँ पे लोगों का बहुत पैसा बचता है, 40% लोगों का पैसा बचता है। अच्छा। और बिहार का मार्केट, मेरे ख्याल इंडिया का मार्केट भी ऐसा है कि 50-100 रुपए के लिए लोग छोड़ देते हैं। तो जहाँ पे कि जिसका 1000 रुपया 800 रुपया बच रहा हो, वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड अपने आप आपके हाथ में आ सकता है। और 12,000 से 14,000 का डेली का राइड का है, तो उसमें लगता है कि 1000 राइड अगर आप डेली कर पाएंगे तो आप बहुत प्रॉफिटेबल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो वो आइडिया समझ में आता है, इंग्लिश का आइडिया समझ में आता है, बहुत बड़ा हो सकता है। टीचर हायरिंग वाला समझ सकता है कि 12-14 लाख टीचर्स हैं। हॉस्पिटल एम्बुलेंस का एक हम स्टार्टअप के साथ हमने इन्वेस्ट किया था, तो हम देखते हैं कि टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 हर जगह पे हॉस्पिटल एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है। बिहार में तो ऐसे जिला है जहाँ पे एक भी एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस भी नहीं है, तो आदमी एम्बुलेंस को वेट करते करते खत्म हो जाता है। ये सब चीजें जहाँ पे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकती है, वो हमें ज्यादा इस पूरे जर्नी में बेसिकली आप रिटर्न हुए बहुत सारे, आपने खुद ही बताया कि 25-26 साल के बाद आप घर की तरफ गए, तो आप तो लगातार जा रहे होंगे, हर जगह कर रहे होंगे। क्या चेंज और क्या एक अलग आपके अंदर आई हुई है? अप्रिसिएशन है, एक 2 तरह की अप्रिसिएशन है। एक है कि जो बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था वो अच्छा हो गया है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, एयरपोर्ट दरभंगा में है तो वो भी अलग हो गया। बिहार के डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ मेरे लिए। तो एक था कि पहले अप्रिसिएशन नहीं था कि बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पहुंचा है। एक आपके पास पुरानी धारणा चलती है कि ये खराब था, वो खराब था, ये खराब था, वो एक खराबी में चलता है। तो जब आप जाते हो तो समझते हो कि नहीं, बदला भी है, एस्पिरेशन भी लोगों का बदला है। एक तो वो होता है। दूसरा होता है कि आप जिस संस्कृति को से थोड़ा विक्षिप्त हो जाते हो, थोड़ा दूर हो जाते हो, और आप कॉर्पोरेट लाइफ में चले जाते हो, जो कि और इंडिया में कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल एक जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब जो देश में आसपास हो रहा है उससे कॉर्पोरेट दूर रहता है, बिल्कुल चुप भी रहता है, डरता भी है, शायद चुप भी रहता है और दूर रहता है, कहीं पे उसका कोई पार्टिसिपेशन, उसका लगता है कि वो उसका देश अलग है। मतलब उसका देश में केवल पैसे का और इंटरेस्ट रेट का और यूएस का और डॉलर का फर्क है, उसमें देश में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। तो आप भी उससे दूर हो जाते हो क्योंकि आप भी उसी भाव में चले जाते हो। ठीक है, तो जब आप जुड़ जाते हो तो आपको थोड़ा संस्कृति से, थोड़ा अपनी हिस्ट्री से, थोड़ा अपनी जगह से एक लगाव वापस शुरू होता है। और वो लगाव आप समझते हो कि भाई लगाव क्यों जरूरी है। और ऑलमोस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मिट्टी आपको खींचती है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए। तो एक अपना ग्रोथ होता है, एक अपना एक लालसा होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, और इस मिट्टी से मेरा क्या रिश्ता है, और उसके लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ। वो अपने आप को जानने की प्रक्रिया है एक तरह से, जो सबसे बड़ा चेंज है मेरे अंदर, कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। और अगर मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते हैं जो हर तरह से
जिनके पास शक्ति है, स्किल है, जिनका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली जो वहाँ रह गए वो तो नहीं कर पाएंगे। तो वो एक इंटरनल जर्नी है अपनी समझने की और कुछ कर पाने की या फेल हो जाने की, वो भी है। कभी डर लगता है कि कुछ फिर से मतलब वहाँ से उस हिसाब से नहीं कुछ बन पाया तो कैसा लगेगा? हमेशा रहता है डर कि फेल हो जाएंगे, लेकिन फेल तो हम अपने बिजनेस में भी हो गए। हाँ, मतलब आप जैसे स्तर पे जाके फेल होने का अनुभव नहीं, हम जब कॉर्पोरेट लाइफ में थे, हमने मान लीजिए 4 नए प्रोडक्ट बनाए, उसमें से हो सकता है 3 फेल हो गए, 1 अच्छा हुआ। तो फेलियर तो एक सिखाने का स्टेप है आपको कि आप क्या सीख सकते हो। फेलियर से हम लोग घबराते नहीं, पहले घबराते थे कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग बोलेंगे क्या होगा, लेकिन अब फेलियर से डर नहीं लगता। मुझे लगता है फेलियर से ही आदमी सीखता है। जब हम सीख लेंगे तो हो सकता है कुछ नया निकल के आएगा, कुछ भला ही होगा। अभी इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कितना लग रही है एक्टिव है, चाहे कुछ डिफरेंस दिखा है आपको अभी? नहीं, इस समय बिहार गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, स्टार्टअप्स को लेकर बहुत एक्टिव है, और उनकी स्टार्टअप पॉलिसी बहुत प्रोग्रेसिव है। 10 लाख रुपए का उन्होंने इमीडिएट ग्रांट दिया हुआ है। अगर आपके पास रेवेन्यू है तो 10 लाख और नहीं रेवेन्यू है तो 4 लाख रुपए देते हैं, और अप टू 50 लाख का सॉफ्ट लोन का क्रेडिट टर्म्स है। बिहार बी हब करके पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। उनके जो इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी साहब हैं संदीप पौंडरी, वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं, मतलब रोज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं अपना। तो दिख रहा है कि उनकी मंशा और उनका काम जो है डायरेक्ट है। थोड़े बहुत गैप्स हैं इधर उधर, वो ठीक हो जाएंगे ओवर टाइम। बिहार में खास करके मुझे लगता है कि अभी खेती का जो फर्स्ट स्टेप होता है कि मतलब खेत साफ करके उसको तैयार किया जाना है, और कुछ उसमें सीड्स डले हुए हैं, वो धीरे धीरे जैसे और सींचेंगे वैसे बड़े होंगे। आप एक बेसिक ऐसे ही है, मतलब बहुत सारे लोग नाम रखते हैं, आपने उसको बिहार एक अलग आइडेंटिटी होती है पूरे कॉन्टेक्स्ट में, और चूंकि एक रीजन आपने चुना मिथिला एंजल नेटवर्क रखा, ऐसे झारखंड एंजल नेटवर्क है और भी है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में करे के ऐसे लोग हैं। तो ये मिथिला आपने स्पेसिफिक क्यों रीजन रखा? क्योंकि मिथिला सबसे पिछड़ा हुआ है एक तरह से, और मिथिला के साथ मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि मिथिला के साथ ज्यादती हुई है पिछले 70 साल में। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट को, मिथिला रीजन में हजारों साल से एक संस्कृत स्कॉलरशिप की, फिलॉसफी की, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बहुत बड़ी ट्रेडिशन, बहुत बड़ी ट्रेडिशन मतलब। और मुझे लगता है कि आज के मॉडर्न जमाने में लोगों को कई बार मौका मिला है, सिंपल चीजें भी नहीं पता, हिस्ट्री भी नहीं पता। आप भी गए वहाँ पे, देखा आपने, मतलब इतना सिंपल और इतना बेसिक फैक्ट की, जैसे हम बोलते हैं कि फिलॉसफी ह्यूमन काइंड को मतलब रास्ता दिखाती है, और विश्व की 6 बड़ी फिलॉसफीज में से 4, या इंडिया की 6 बड़ी फिलॉसफीज हैं, जिसमें कि 4 मिथिला रीजन से आती हैं। और मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं 2019 में नहीं गया, और थोड़ी बहुत मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, तब तक मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो रीजन इतना रिच है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में, परंपरा में, वो इतना गरीब होता चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम बोलते हैं कि बिहार खान है IAS ऑफिसर्स की, IPS की, लेकिन ये IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स कुछ क्यों नहीं कर पा रहे वहाँ पे? क्यों वो सबके सब बाहर रिटायर कर रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे में घर बना रहे हैं, मसूरी में घर बना रहे हैं। वो मसूरी में घर बनाने से, दिल्ली बॉम्बे में घर बनाने से उनका अपना परिवार तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उनके समाज को क्या मिल रहा है? उन्होंने क्या दिया समाज को? इतना साहित्य होगा 1000 साल का, वो साहित्य के बारे में देश को क्यों नहीं पता है? इतना रिफाइंड कल्चर जो है, जो खान पीन में, रहन सहन में, वो देश के बारे में क्यों नहीं पता है? आज हम मोमो हर जगह खा रहे हैं, चाउमीन हर जगह खा रहे हैं, इडली डोसा हर जगह खा रहे हैं, हम बिहार का लिट्टी चोखा क्यों नहीं खा रहे हैं? क्यों वो पीछे रह जा रहा है? तो ये एक प्रयास था कि नहीं, मिथिला के ऊपर फोकस स्पॉटलाइट करेंगे, ताकि वहाँ का लोग जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस पड़ेगा, और उसकी सभ्यता को वापस एक फिलिप मिलेगा। और हो सकता है कुछ देख के लोग बोलेंगे कि नहीं, अगर कुछ लोग ये कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे पिछले साल 2020 में शायद एक ग्लोबल इवेंट हुआ था मिथिला का, जहाँ पे कि मैंने पहली बार स्टार्टअप्स के बारे में मैथिली में बात की। अच्छा। जबकि 2019 तक में मुझे मैथिली बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट थी, आता भी नहीं था ठीक से। अच्छा, आप सीख गए हैं? अब सीख गए हैं, बोल पाते हैं, मतलब तो दूसरे लोग बोलेंगे लेकिन बोल पाते हैं। मुझे भी समझ में आ जाती है, बोलते नहीं पाते। उसके बाद बहुत सारे लोग जो मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में हैं, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया, फीडबैक किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसा आदमी, मतलब उनका कहना था कि एक प्रोफेशनल, एक सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल मैथिली में बोल रहा है, पब्लिक फोरम पे बोल रहा है। मतलब तुमने कहा, मतलब मेरी आंखें बंद थी, किसी ने खोल दी। अब आपकी खुल रही है, आप भी देखो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, देखो इसका। तो मिथिला डेलिबरेट चॉइस है कि वहां से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद स्प्रेड करना है तो आसान।
अभी एक बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीच में लगभग 12 के बाद से 10 के बाद से IIT वगैरह का एक बड़ा स्पेस ऐसा था कि उसी में जाना है वरना कुछ नहीं है। पढ़ने के मामले में बच्चे जो इंजीनियरिंग वगैरह के बैकग्राउंड में, फिर भी एक बड़ी संख्या में IIT IIM से बच्चे निकलते हैं और वो लोग अपनी जर्नी, मतलब वही सवाल जो मैं एक बार बीच में छूट गया था कि अपने आप को स्टार्टअप्स के चीज़ों में बिजनेस बनाने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए एक पूरा प्लान करते हैं और लगभग तो वही है कि 0.1% लोगों के बीच फंड पहुंच पाता है। 1 बिलियन जो गिरा है वो तो सब में नहीं बटाया, सबका रिलेवेंट भी नहीं हो सकता, सबके बिजनेस भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनजस्टिफाइड जो है नेटवर्क भी बिल्ड हुआ है जो सिलेक्टेड लोगों को ही प्रमोट करता है। पहले था थोड़ा सा बायस था कि IITian अगर आपके पास फाउंडर है तो आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। मतलब अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, एटलीस्ट नेशनल लेवल पे मैच्योर है कि आपका आइडिया अगर अच्छा है, अब वो फिजिक्स वाला है तो IITian नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसको फंडिंग मिली है, अपने स्केल भी कर लिया उसने बिजनेस। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि मुझे लगता है नॉन इंजीनियर्स भी कर रहे हैं। और जरूरी नहीं कि आपको, अगर आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आपको एज चाहिए, तो हो सकता है कि IITian अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी अपब्रिंगिंग शायद अच्छा है या उनका रिगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी का एज था वो डेमोक्रेटाइज हो गया, उसकी जो धार थी वो साफ हो गई। और अब जैसे AI आ गया तो मुझे लगता है कि AI में प्रोग्रामिंग भी कर लेगा, बता भी देगा, सर्च भी कर लेगा, तो वो सारे इसको फ्लैट कर देगा। उसके बाद क्या रह जाएगी, क्रिएटिविटी रह जाएगी। मतलब जो कि किसके पास वो एबिलिटी है, वो देख पाए कि इस इंजन से मैं क्या काम करा सकता हूँ। ओके। और वो जो आदमी वो समझ पाएगा कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है और इस तरह के लोग हैं जिनके पास ये सर्विस नहीं मिल पा रही है, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और इसके लिए पैसे देने के तैयार है, वो अपना बिजनेस बना लेगा। अब अगर हम इंडिया में माने कि इंडिया में IITian है, IITian बाहर में तो नहीं, बिल्कुल, तो बाहर में भी तो चल ही रहा है काम। मतलब एक कई बार होता है ना, सीधा लिख दिया IIT बॉम्बे IIT, वो तो थोड़ा एक ये आप समझिए। लेकिन कि और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हमने बहुत सारे IITians को हायर भी किया अपने कॉर्पोरेट रोल्स में, अदर रोल्स में भी। हम देखते हैं कि जो IIT के बच्चे निकल के आते हैं उनमें एक प्रज्ञा तो होती है, तेज होते हैं, मेधावी होते हैं, लेकिन साथ साथ में हार्ड वर्क करने की एक, अच्छा, मतलब एक पैमाना जस्टिफाइड है क्योंकि उसमें से डेफिनेटली कुछ परसेंटेज लोग हैं जो कि हो सकता है केवल ब्रांड पे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे कि एवरेज में एक्चुअल पोटेंशियल हाई होता है, एक्चुअल एबिलिटी हाई होती है, वो दिखता है। तो जब आप, मतलब अगर आप घोड़े और गधे की रेस कराएंगे तो घोड़े आगे आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई वो बात। एक और जो चीज़ है कि बहुत सारे मतलब बिहार के जो है, आपको अब लगता है किस डायरेक्शन में स्टार्टअप्स जो है वहाँ पे पुश होगा, जो बाहर से लोग वहाँ जाने में कितना हिचक रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टर्स जो है, मतलब आपने मिथिला एंजल नेटवर्क बनाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कोई भी डाल सकता है उस एंजल में, तो क्या वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं? अभी नहीं हो रहे। अभी मुझे पता लगा कि एटलीस्ट मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जिनका एक इमोशनल टच है वहाँ से, वही कनेक्ट होंगे फर्स्ट वेव में। मुझे लगता है 1.5 साल 2 साल 3 साल तक ये चलेगा। जब वहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लग जाएंगे, मुझे लगता है जैसे इंग्लिश यारी का जो है उनका स्केल होगा, या एडुडोर है जो स्कूल वाला है उनका स्केल होगा, तो डेफिनेटली बाहर के लोग भी जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो पैन इंडिया पैन ग्लोबल अपील है उन सबका। लेकिन जिसका बिहार के ही अंदर अपील रह जाएगा वो शायद उतना स्केल नहीं कर पाएंगे, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू चलेगा उसका सिस्टम। वापस जाने वाली बात जो है वो मेरे ख्याल से 2 चीज़ों के ऊपर मेन स्ट्रीम निर्भर करती है। एक है एजुकेशन, खासकर बच्चों का एजुकेशन या स्कूल सिस्टम। और मुझे बीच में लग रहा था कोरोना काल में कि स्कूल सिस्टम ही सारा ऑनलाइन हो जाएगा तो हो सकता है चेंज आ जाएगा। और दूसरा हेल्थ केयर सिस्टम अभी काफ़ी कमज़ोर है बहुत। और तीसरा है एक इकोसिस्टम इकोनॉमी के लिए कि आप काम कर सकते हैं या आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं या जो भी है आप जीवन यापन कर सकते हैं वहाँ बैठ के। उसमें मुझे लगता है 10-15 साल दूर है हम लोग। इससे पहले आपके इस इनिशिएटिव से पहले लोग थे इस बिहार ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट और नेटवर्क से सब थे? डेफिनेटली लोग थे। हमसे पहले करिकबा ने शुरू किया, झारखंड ने भी पहले उसे शुरू किया, या हम बोले हम सोच रहे थे लेकिन हमने बहुत टाइम लगाया क्योंकि लोगों को समझाने में कि ये क्या चीज़ है उसमें टाइम लगा हमें। ये एक जो मेजर तो उन लोगों के जो इनिशिएटिव्स रहे हैं वो कितना अभी कवर कर रहे हैं? अच्छा चल रहा है, उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। करिकबा ने मुझे ख्याल से 7-8 फंडिंग का काम कर रखा है, झारखंड ने भी अच्छा काम कर रखा है। अच्छा। कुछ हमारे बगैर जाने वगैरह भी वहाँ से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ से आके इधर के। हाँ, यहाँ से मतलब देहात करके ऑर्गेनाइजेशन, देहात बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे कि
फाउंडर टीम में कोई बिहार का लड़का है, कोई दरभंगा का है, कोई मुजफ्फरपुर का है, कोई समस्तीपुर का है, तो टैलेंट था वहाँ पे, हमेशा से टैलेंट था। अब उस टैलेंट को लोकली कैसे हम अडॉप्ट कर सकें, हमारा प्रयास है कि उसको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे हम लेके जा सकें, वो है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कि कोई लड़का अगर वहाँ पे कुछ बनाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, उसके लिए बेसिक आप 3 चीजें क्या सजेस्ट करें कि उस बिहाफ पे अपने आप को पहले फिल्टर करे या कुछ उस पे वर्कआउट करे? सबसे पहले वो देखे कि वो जो काम कर रहा है उसका कितना बड़ा स्कोप हो सकता है, स्कोप कितना बड़ा स्कोप हो सकता है, कितने लोगों को वो चीज चाहिए और क्यों चाहिए, कितने लोगों को जरूरत है, क्या मिसिंग है उसमें से, कितने पैसे वो देने के लिए तैयार है, उसका जैसे हम बोलते हैं कि कितना बड़ा मार्केट उसका हो सकता है, सबसे बड़ा टैम जैसे बोलते हैं हम, टैम या एड्रेसेबल मार्केट है उसका आप कितना बड़ा हो सकता है। दूसरा वो देखिए कि वो मार्केट पूरा करने के लिए उसके पास किस तरह का टीम चाहिए होगा, टीम चाहिए होगा उसको, कि अगर वो मार्केट टेक्नोलॉजी का है तो टेक्निकल लोग चाहिए होंगे, अगर सेल्स का मार्केट है तो सेल्स के लोग चाहिए होंगे, अगर ट्रेडिंग का मार्केट है तो उस तरह के लोग चाहिए होंगे, अगर एग्रीकल्चर का मार्केट होगा तो उसको प्रोडक्शन में साइड में लोग चाहिए होंगे, जो भी है उसको किस तरह की टीम चाहिए होगी वो करने के लिए। और तीसरा वो थोड़ा सा काम शुरू करके प्रूव करके दिखाए कि हाँ ये हो रहा है, जैसे हम ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा वो अगर काम शुरू करे। और आजकल बिहार सरकार 10 लाख रुपए का ग्रांट दे रही है, वो कितना आसान है मिलना, वो काफी आसान है वो मिलना, और सबको दे रही है। वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो है शिक्षा लोन मिलता है वैसे नहीं, वो उस सरकारी विभाग में फाइलें भरते उस मामले में बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के 45 डेज का उन्होंने टाइम रखा है। 45 डेज में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करके और पैसे आपको दे देंगे 4 लाख या 10 लाख। अगर आपका शुरू नहीं हुआ है तो 4 लाख ये शुरू करके दिखाइए, और जब 4 लाख में आपको रेवेन्यू दिख जाएगा, जब आपका दिखेगा कि हाँ किसी को चाहिए तो आपको 6 लाख दे देंगे, और आपका रेवेन्यू है तो आपको 10 लाख इमीडिएटली। तो आप वो कीजिए। उससे तीसरा पहलू आपने कहा कि थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाइए कि हाँ हम लोग कर पा रहे हैं इसको, और ये नहीं है कि बोले हमने एक सैलून खोल लिया उसके लिए पैसा चाहिए उसके लिए नहीं होना चाहिए। ये ऐसा चीज होना चाहिए कि मतलब आप बोल सकें हाँ इसका स्केल बड़ा हो सकता है। और क्या क्या है, मिठाई की दुकान, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग, वो भी आते हैं कि सैलून स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बिहार में नेटवर्क बनाएंगे। हाँ, और किसी ने मेरा फोन नंबर डाल रखा है इंटरनेट में, हर दूसरे दिन फोन आता है कि हम ये आइडिया लेके सोच रहे हैं। ठीक है सोचिए। क्या कहते हैं उनको कि मेल करो? डिपेंड करता है, कभी कभी बोलते हैं कि जब हो जाएगा तो बताइएगा, कभी कभी बोले अभी बहुत अर्ली स्टेज, कभी कभी अगर ज्यादा इरिटेशन मोड में तो कुछ गलत भी बोल देते हैं। मतलब इसी प्रोसेस में हम लोगों से कि बहुत सारे लोग आपने डिस्कस किया कि वो कोई सैलून के आइडिया लेकर आ गया, कोई चीज़ें आ गई, तो बहुत सारे लोग उसको फिल्टर करने के प्रोसेस में जो है बहुत सारे लोग जो है परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ ऐसा लगता है उनको नहीं मिला। वो चीज़ कैसे आप लोग हैंडल करते हैं चीज़ें? लोगों को थोड़ा समझना पड़ता है। देखो, जो हम लोग सबसे ज़्यादा फीडबैक हमें मिलता है जब कोई खास करके पैसे नहीं मिलते, हाँ, आपने या डिले हो रहा किसी का, वो ये होता है कि वो वीसी जो है बेवकूफ़ है, या जो आया था उसको कुछ समझ में नहीं आता। इतनी सिंपल सी चीज़ है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है? अच्छा, क्योंकि जो फाउंडर होता है वो तो दिन रात उसी चक्कर में रहता है। उसके मन में चलता है कि हम ये कर देंगे, उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद ये कर देंगे। वो पूरा का पूरा उसके पास रोड मैप तैयार है पूरा। वीसी अपना दूसरा काम कर रहा है, वो 10 जगहों में पैसे लगा के बैठा है। तो वीसी की नॉलेज हमेशा आपसे छोटी नॉलेज होती है। अभी जैसे हम जब पटना में गए थे, के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, या उस प्रपोजल के बारे में, या उस कस्टमर के बारे में, या उस सेगमेंट के बारे में, वो आपसे सीखता है। वो आपसे सीख के एक थ्योरी बनाता है कि हाँ इसमें हो सकता है, फिर वो 4 लोगों से बात करता है। फिर उसके समझ में आता है कि हाँ इसमें पैसा है, बनेगा नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से आगे चलता है। आपको लगता है कि इतना सिंपल है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो जैसे मैं अभी पटना में था, तो एक एग्रीटेक में काम करती है आस्था है, उन्होंने एक क्वेश्चन भी उठा दिया कि जब मैं इतना कर रही हूँ आप लोग इतना समझ क्यों नहीं आ रहे? तो मैंने समझाया उनको कि देखिए ये नेचुरल है कि आपको इसी से ज़्यादा पता है, होना भी चाहिए, हाँ है ना। और आपका काम है सोचना है कि हो सकता है कि आप जिस तरह से बता रही हैं आप समझा नहीं पा रही हैं। ठीक बात है। आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आपको चेंज करके बताना है उसको। ठीक है। वो फुल टाइम काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो वो हमेशा आपसे कम नॉलेज में रहेगा। ठीक बात है। और फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, क्योंकि हम देखते हैं कि किताब सुनते पढ़ते हैं कि 100 बार लोगों को जब जेफ बेजोस ने बोला तो एक आदमी ने पैसे दिए। हाँ, तो ये तो आपको ढूंढना है उस आदमी को जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैच करता है, आपकी विजन के साथ मैच करता है, या उसके जीवन में कोई दर्द रहा हो। जैसे जब रोडवेज वाला आया तो मेरे जीवन में दर्द था। हम 5500 रुपए दे के बैठे हुए थे, तो मुझे लगा हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, इसको तो हम इमीडिएटली पैसे दे दिए उसको कि आप शुरू कराओ। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम। हो सकता है आपको कोई टकरा जाए जो उस दर्द से झेल चुका है, और इमीडिएटली, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेडिसिन में, इसलिए
फंड किया क्योंकि कोई उनके परिवार में कैंसर से गुजर गया या कोई ऐसे, तो हमें लगा आप मेरे पास पैसे हैं, आप इसको ठीक करने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ, उसको रिसर्च करो आप। हो सकता है इस तरह का आदमी आपके पास आ जाए। तो इसमें हार नहीं मानना है, इसमें घबराना नहीं। हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो दुनिया बदलना चाहता है, जो चल रहा है उसके विपरीत जाके दुनिया बदलना चाहता है। तो जब आप दुनिया बदलने जाओगे तो पहले फोर्स लगाओगे, कुछ टसमस नहीं होगा, फिर थोड़ा हिलेगा, उसके बाद थोड़ा और हिलेगा, तो पहले फोर्स लगा के देखो। तो उसमें नहीं, एक बार होता है ना कि शुरुआत में जैसे कोई जर्नी में हो सकता है कि उसकी प्रोडक्ट या उसका जो थॉट्स है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है कि नहीं जा रहा है, तो उसको डायरेक्टली इनोसेंटली बताना चाहिए कि भाई तू रुक जा, चाहे कुछ ऐसे कर लो, चाहे चीज़ें कर लो, जो एक तरीके से मेंटरशिप की जो बातचीत है तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे प्रोसेस में। हाँ, मेंटरशिप के लिए कई लोग कई तरह से कोलैबोरेट होते हैं, कई इक्विटी लेते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन इस पूरे जर्नी में एक मेंटरशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है और उसका क्या तरीका होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है और बहुत एडवांटेजेस भी है। और मान लीजिए कोई आप 1 घंटा बात करके कोई आपको समझा दे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपका बहुत टाइम, बहुत पैसा, बहुत मेहनत बच सकता है। या मान लीजिए वो आदमी आपको एक ऐसा रास्ता दिखा दे जिस रास्ते से एक पूरा रास्ता खुल जाए, वो आपके लिए बहुत अमूल्य एक तरह से। या वो आदमी आपको इस तरह से बात करा दे, ऐसे जो ऑलरेडी वो काम कर रहा है वो समझा दे आपको कि भाई इसमें ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप ये प्रॉब्लम की छोड़ के किसी दूसरी पगडंडी से निकल जाओगे कि भाई ये मुझे मिस्टेक्स रहने देना। तो मेंटर बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास कोई मेंटर है और वो मेंटर सच में आपके पास टाइम देना चाहता है और उस प्रोजेक्ट में, उस प्रॉब्लम में उसको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उसको फायदा। लेकिन आज मतलब अभी आप देखोगे लिंक्डइन में सबके सब मेंटर है, सबके सब कुछ है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ आप जा रहे हैं, कौन आपको वैल्यू दे पा रहा है, कौन आपको नहीं दे पा रहा है, करने का वो है कि और कौन है जो कि आपको आपके बिजनेस में जिस स्टेज में आपको हर तरह के डिफरेंट मेंटर चाहिए होते हैं। हर स्टेज, जब आप आइडिया स्टेज में हो तो अलग आदमी चाहिए होता है, जब आप एग्जीक्यूशन में है तो अलग चाहिए होता है, जब आप स्केलिंग में है तो आपको अलग चाहिए होता है। हर स्टेज में हम बोलते हैं टीम बदलती है और मेंटर बदलता है। अच्छा, विचार बदलता है। ठीक है। मतलब एक ऐसे एक्सपीरियंस हमारे एक उसमें शेयर कर रहे थे कि बातचीत में कि उनको जो है मेंटरशिप के लिए कुछ इक्विटी वगैरह शेयर किया, चीज़ें किया, लेकिन उस तरीके से जो आपने उस बात को पूरा किया कि हर स्टेज में चाहिए होता है। तो जो अर्ली स्टेज में कोई शेयर इन्वॉल्व है, मान लीजिए कि आपको ए राउंड में बी राउंड तक पहुँचते पहुँचते उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको कैसे डील करता है कोई फाउंडर, या किस तरह से करना चाहिए उसको, कैसे आगे तक जर्नी? बहुत अलग अलग तरीके हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको इनिशियली डिपेंड करता है कितना वैल्यू है, कितने सीनियर है, नहीं है। आप उनको थोड़ा इक्विटी ऑफर कर सकते हैं, मेंटरशिप के लिए इक्विटी ऑफर करते हैं थोड़ा सा। अगर आप उसको रेवेन्यू के साथ लिंक करना चाहते हैं कि रेवेन्यू के साथ भी लिंक करा सकते हैं उसको। कुछ लोग कुछ कभी कभी कैश भी दे देते हैं, या तो सक्सेस हुआ तो कुछ लोग थोड़ा सा साइड डील भी लेके बैठते हैं। कोई एक फार्मूला नहीं है और हर मेंटर का एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। अच्छा, ऐसा है, कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं चाहते। अच्छा, सिर्फ गाइड करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो आप उनसे बात कर लीजिए क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसे नहीं है। और जहाँ पे रेजोनेंस है, जहाँ पे कि आदमी के साथ रेजोनेंस है, आपको लगे कि हाँ मैं इनसे खुल के बोल सकता हूँ और ये खुल के मुझे बोल सकते हैं, और आपके बारे में नहीं, आपके आइडिया के बारे में या आपके एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, ये कर लीजिए, ये ट्राई कर लीजिए। किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है किस तरह सक्सेस होगा, लेकिन बात करने से रास्ता एक चीज़ है, जैसे बहुत सारे पिच डेक पहुँचते हैं तो कई लोगों को शुरुआत में पता होता है कि भाई इसका कितना स्पेस है, क्या चीज़ें होती है। जो पीछे चल रहा होता है, बिटवीन द इन्वेस्टर्स डिस्कशन चल रही होती है, उसमें जो है एक तरीके से किस तरह से इमीडिएट फ़िल्टर करने को, चाहे कोई रिस्पांस, चाहे फीडबैक शेयर करने का क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए, चाहे होता है, आप लोग कैसे इमीडिएट फीडबैक, चाहे किसी को डायरेक्टली नहीं बोला जाता है, किसी का दिल टूट जाता है, कोई बड़े सपने तो अगर वो बोल रहा है कि अभी आप ये बना लीजिए, जैसे आपने बोला आप 3 महीने बाद आइए, तो आप समझ लीजिए बहुत इंटरेस्ट नहीं है इसमें। या आप फ़ोन कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा, या हो सकता है आपकी किसी पार्टनर से बात हुई और बाद में वो जो है आपको किसी एनालिस्ट के पास पहुंचा दिया या इंटर्न के पास पहुंचा दिया, तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ कुछ पसंद नहीं आया लोगों को। अच्छा, तो वो एक सिग्नल पिकअप करने का है कि जब आप 10 लोगों से बात करोगे समझ जाओगे कि ना बोलने का क्या तरीका है। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि वीसी इंडस्ट्री में, जैसे हम बनाए कि जो फाउंडर्स जो है वो भी कॉपी पेस्ट आइडिया लेके आते हैं, वीसीज भी कॉपी पेस्ट में चलते हैं। जो मॉडल यूएस में था वही मॉडल इंडिया में चला है। अच्छा, हो सकता है उससे चल पड़े, हो सकता है उससे ना चल पड़े। फॉर एग्जांपल
कुछ होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं, जो विजनरी होते हैं, जो देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी यहाँ जा रही है, मुझे आज इन्वेस्ट करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। कुछ लोग जो है कि एक गंगा बह रही है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया, इसने मुझे भी करना है, तो एक भेड़ चाल में भी चलता है। आपको पता चला कि सारे वीसीज एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पहुंच गए, पता चला क्रिप्टो चल रहा है तो सबके सब क्रिप्टो में पहुंच गए, और एक बार क्रिप्टो में हल्ला हो गया कि नहीं होने वाला, सब वापस निकल रहे, सब एग्रीटेक पे लोग काम कर रहे हैं, तो सारे लोग उस ह्यूमन, वहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो जो ह्यूमन बींग्स की ओरिएंटेशन है, अपनी ओरिएंटेशन है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपना पर्सन है, वो हर जगह रहेगा, वो कैरेक्टर हर तरह से वो मूवमेंट चलती रहेगी उनकी अपने आप। अभी एक स्पेसिफिक जो है सवाल था कि इस पूरे प्रोसेस में आप बिहार के थ्रू कनेक्ट हुए, वहाँ पे मतलब आपने कहा कि जो है बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी या फिर वहीं पे शिथिल है एक तरीके से समझा जाए तो, इस पूरे प्रोसेस में कितनी उम्मीदें बन पा रही हैं? लोगों से मिल रहे होंगे आप, हज़ारों लोगों से आपके बात होती है, वहाँ के युवा हैं, बहुत इंस्पिरेशन, चूँकि एक वहाँ पे चाहे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस के लिए और इन सब चीज़ों के लिए कंटिन्यूस तैयारियाँ हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए कितना एक इंस्पिरेशन, एनर्जी जो है? आशावान हूँ, दोनों पक्ष से आशावान हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो असली युवा है, मुझे जो 25 साल के आसपास के जो लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि सरकार उनके लिए नौकरी नहीं क्रिएट कर सकती, उनको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, वो समझ रहे हैं, और केवल वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हो सकता है। अच्छा, और जो बाकी इनेबलिंग इकोसिस्टम है, पावर का, इंटरनेट का, डेटा का, रोड्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो अब धीरे धीरे आ रहा है एक प्लेस में। पिछले 4-5 सालों में या 7-8 सालों में जो फेसबुक वगैरह का, व्हाट्सएप वगैरह का, इंस्टाग्राम वगैरह का कम्युनिटीज, माइक्रो कम्युनिटीज बनी हुई है हर जगह पे, तो सबके पास एक वॉइस है, सबके पास एक रीच है, लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ इसमें से हम थोड़ा सा कमर्शियल काम कर पाएंगे। तो आशा है, मुझे बहुत अच्छी आशा है कि चेंज होगा, लेकिन स्लो चेंज होगा। बहुत टाइम, तो ये समझ के रहे कि मैं 3 साल में इसमें से बहुत ज़्यादा ROI बना लूँगा, ये नहीं होने वाला। नहीं। मुझे लगता है कि 10-15 साल का जर्नी रहेगा, 10-15 साल में वो डेफिनेटली चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। वो इम्पैक्ट इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कहाँ पे और किस तरह की हुई? मतलब होता है ना कि आप एक किसी, वही फाउंडर वाली बात, आप भी गए होंगे, लोगों को बता रहे होंगे कि क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों इतना आसान तो है, बिहार को देख ले, एक बार समझ लें। मेरा पर्सनल फ्रस्ट्रेशन खास करके मिथिला एंजल नेटवर्क को लेके है कि जो लोग मुझे लगता है 50+ है, और जो पिछले 30-35 साल से करियर में है या रिलेटिवली कंफर्टेबल है और एक पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनकी उदासीनता जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंज है, कि उन्होंने ऑलमोस्ट एक मन बना रखा है कि कुछ नहीं होने वाला है, वो एक बड़ा, और कुछ करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमारे ऊपर ही लांछन आएगा, या जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, या कोई ट्रस्ट नहीं किसी के ऊपर। तो एक सीरीज जो हो सकता है उनके 30-35 साल के जीवन में, बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए उनके पास, जो कि इस समय हावी हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, बोलते हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो स्टेप नहीं लेना चाहते कि मैं कुछ अपना कम्युनिटी बनाऊँ, अपना कुछ करूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमने अपने गाँव में एक लाइब्रेरी बना दी, एक स्कूल में कुछ जीर्णोद्धार कर दिया, लेकिन वो स्केल नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा? तो इंडिविजुअल एफर्ट स्केल नहीं होता, आपको कम्युनिटी में जाना ही पड़ेगा, और अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है उससे नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीख के आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे बना सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। हम ये अभी भी मानते हैं कि 3 साल में, 5 साल में हम एक कम्युनिटी हब बना के उसका कम्युनिटी का फंड बनाएंगे ही बनाएंगे। एक जो चेंबर ऑफ कॉमर्स की हमने पहले बात की थी, जो उस समय बहुत एग्रेसिव था, एम्बिशियस था, लेकिन हम उस रास्ते पे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं उस पे आने वाला था, हम वो धीरे धीरे उस रास्ते पे पहुँच जाएंगे। हो सकता है 7-8 साल लग जाए उस जर्नी में, लेकिन भगवान ने चाहा तो वो जर्नी चलेगी और ये सब हो जाएगा जो हम पहले सोच रहे थे वहाँ। नहीं, एक चीज़ बहुत सही कही कि इसका नेक्स्ट स्टेप जो है आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स, और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, और फंड, अपना एक फंड होना चाहिए जहाँ पे कि आप, जैसे माइक्रो फाइनेंस फंड में अभी भी लोग 36% 40% रेट पे लोगों को रेट, जो सबसे गरीब आदमी है वो 36% 40% इंटरेस्ट क्यों दे आपको, क्यों ना आप 20-22% पे काम करके स्टिल उनके लिए काम कर सकते हैं। तो अगर कम्युनिटी का पैसा होगा जहाँ पे कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं, कुछ बिल्ड करने का एक एक्सपेक्टेशन, 22% 24% तक में आप माइक्रो फाइनेंस फंड को नीचे ले, अपॉर्चुनिटी है उसमें। और एक चीज़ और है कि अगर उस तरह का कोई यूनिट बनती है, चीज़ें बनती है, तो एक सरकार को भी आप दबाव देने का, उसको भी दिखाने का कि पैरेलल स्ट्रक्चर से जब इतना कुछ हो सकता है तो आप भी अगर हाथ बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप होती हैं, और अच्छा ही होगा। अगर आप, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार आके आपको
आपके पीछे सपोर्ट देती सपोर्ट है, और क्रेडिट भी लेना चाहती है, क्रेडिट भी ले ले, कोई बात नहीं। सारे स्टेट इस पे काम कर रहे हैं, होगा। जो इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, यूपी में है, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में होते हैं, वहाँ पे जो है किस तरीके से नहीं हो पाता है, चाहे क्या चैलेंजेस आती है? बहुत अभी हो रहा है। अभी क्या है कि अगर आप 100 लोगों को पूछेंगे इस सड़क पे बिहार के बारे में, तो बोलेंगे छोड़िए लेबर का जगह, कुछ नहीं होता वहाँ। या बोलेंगे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, या बोलेंगे यहाँ तो करप्शन बहुत हाई है, या वहाँ पे कोई है ही नहीं काम करने के लिए। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ओपिनियन लेके चल रहे हैं हम लोग। उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए एक ही तरीका है कि आप पॉजिटिव स्टोरीज डालना शुरू कीजिए। ठीक बात। लोगों के पास जब पॉजिटिव स्टोरीज के बारे में आएगा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा बैलेंस होगा चीज़, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसको नीचे तक जाने में टाइम लगेगा। आपसे एक जो अभी हाल ही में हम लोग पढ़ रहे थे आपके बारे में, तो सास इन्फ्लुएंसर्स के रूप में आपको नॉमिनेट किया गया है और 2023 के उसमें, वो कैसे हुआ और उसके लिए आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा देख के कि हमारा नाम उसमें 10 लोगों के लिस्ट में आया, अच्छा। की लिस्ट में। क्योंकि मैं जब न्यूजन में भी था तो भी सैस के बारे में बहुत खुल के बोल रहा था। सैस में सैस फ्यूचर है, मुझे पूरा उम्मीद है कि सैस जो है इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर फ्यूचर सैस है। और क्योंकि हमने सैस में अब 10 साल के करीब काम किया हुआ है, तो एक इंसाइट है कि उस चीज की कैसे बदल रहा है, क्या बदल रहा है। और हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लाउड पे जा रहा है, बिल्कुल एक तरह से नए डायरेक्शन में चल रहा है। तो इनके ऊपर जब आप बात करते हो तो मेरे ख्याल से उनका एल्गोरिथम ने दिखाया होगा उनको कि ये बात जो है रीजनेबल बात कर रहे हैं, तो समझ आया उसको, उसने बहुत दिन से पहले से बोलना शुरू कर दिया। हाँ, तो उसलिए शायद वो हुआ है। और अच्छा लगता है जब आपको आपका काम को रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा लगता है। बिहार वगैरह के मतलब आपके इस पूरे से उधर से सास प्रोडक्ट्स के लेकर आपके पास आए होंगे? आ रहे हैं। तो ये जो इंग्लिश यारी वाला है वो सैस बेस्ड प्रोडक्ट है, या सैस बेस्ड मॉडल है उसका। जो एडुडोर है जो स्कूल सब्सक्रिप्शन वाला है, वो भी सैस वाला मॉडल है। अच्छा। और दूसरे जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ पे भी मेरी कोशिश होती है उनको गाइड करें कि आप सैस वाले मॉडल में चले जाओ। आप उस मॉडल में जाओगे तो आपको ज़्यादा फिट हो जाएगा वहाँ पे। तो धीरे धीरे वो हो रहा है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं चेन्नई में सैस भूमि ने बिल्कुल एक जलवा बना रखा है वहाँ पे इंडिया के लिए। हो सकता है हम छोटा सा जलवा मधुबनी दरभंगा में बना लें। बन जाएगा होपफुली इस चीज़ को, अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो जी। लगभग आपसे बातचीत करके बहुत सारी चीज़ों पे हमने समझी, बहुत सारी चीज़ें, और आगे भी हम लोग ऐसी भी बातचीत करेंगे। एक आपकी जर्नी में 4-5 साल का आपने पॉलिटिकल सफ़र रहा आपका, आम आदमी पार्टी के साथ अलाइन थे आप, उस अनुभव पे बातचीत करेंगे आपसे। तो क्यों चले गए आप पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में आपका? कि बहुत सारे वीसीज और ये सब लोग जो है ना बहुत सारी ऐसी जर्नी से अवॉइड करते हैं। चाहे नहीं, केवल मैं ही नहीं, उस समय में बहुत सारे लोगों को लगा था, प्रोफेशनल्स को लगा था कि जो हमारी कल्पना में आना चाहिए कि देश क्या होना चाहिए, कि करप्शन नहीं होना चाहिए। और हम लोग सब देख रहे थे कि पॉलिटिकल करप्शन बिल्कुल चरम सीमा पे है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल गया है। और इनएफिशिएंसी जो है गवर्नमेंट का, मतलब बेफजूल पैसे खर्च होते हैं, जहाँ पे कि लोग खर्च होना चाहिए वहाँ पे खर्च होते हैं। पब्लिक के साथ कोई कनेक्ट नहीं होता है कि पब्लिक से पूछ रहे हैं भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब था नहीं। और केवल वोट के पीछे भाग रहे हैं कि हम जात में बांट रहे हैं आपको धर्म में बांट रहे हैं आपको, सब जाति। तो ये सब संकुचित विचार, मुझे लगता था कि ये सब संकुचित विचार हैं। और आम आदमी पार्टी का जो था एक बृहद एक तरह से लिबरल एक तो स्टैंड था, तो लगा कि हाँ इसमें हम जुड़ सकते हैं। और हम ऐसे लोग में से हैं कि कभी भी किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं गए, कभी किसी कैंपेन में नहीं गए, कभी किसी टेबल पे नहीं बैठे, कभी किसी पार्टी ऑफिस में नहीं गए, लेकिन लगा कि हाँ इससे हो सकता है कि देश को फायदा होगा, तो हेल्प करना चाहिए, इसलिए गए थे। बहुत वहाँ पे भी बहुत एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे। हाँ जरूर, हम इस विषय पे आगे बातचीत करेंगे। थैंक यू सर समय देने के लिए। आगे भी जो है आपसे बातचीत करेंगे और विषयों पे समझेंगे। होपफुली जो आपने इनिशिएट किया है उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डेवलप हो और हम सभी उससे एक थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से अगर लोग देखेंगे और समझ में आएंगे, हाँ, मतलब ये और कुछ लोग इंस्पायर होंगे, अगर कुछ कनेक्ट करना हो तो यहाँ से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो मिथिलांचल नेटवर्क का फेसबुक पेज है, वहाँ से कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या वेबसाइट है, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या लिंक्डइन पे या ट्विटर पे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जो फाउंडर और जो भी कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, मिथिला के रेंज में हो, बिहार से हो, चाहे कहीं भी, एक तरीके से सर के पूरे अनुभव से कोई उनको अगर कुछ मिल पाता है, कोई एक
उनको कोई गाइड मिल पाता है, उनका कुछ समय बच पाता है, तो उसके लिए आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। आगे भी ऐसी हम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते रहेंगे। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी मैसेज हो, आप लोग हमें मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग इस चीज़ को आगे ले जाते रहेंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग।